स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो गार्डनर की थ्योरी है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कब आया था? जब रेवन ने अपनी जो टेस्ट बनाई थी, जो कल्चर फ्री टेस्ट था, तब वहां पे से समझ में आया था हमें कि जो इंटेलिजेंस है वो किसी एक चीज पे नहीं निर्भर करता है। इंटेलिजेंस का दायरा बहुत ही बड़ा है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होते हैं। गार्डनर ने भी इस चीज को बहुत अच्छे से थेरेटाइज किया और वहां पे गार्डनर के थ्योरी में हम देख पाएंगे कि किस तरीके से गार्डनर ने बहुत सारे टाइप के इंटेलिजेंसेस बताए हैं। और सीडीपी रिलेटेड जितने कंटेंट है उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे, टर्मैन ने आईक्यू टेस्ट को वापस से रीमोडिफाई किया। उस आईक्यू इक्वेशन को उनके मॉडिफिकेशन के बाद जो टेस्ट बहुत सारे बने, उन सारे टेस्ट यूएस के लोगों ने बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दिया। तो जब उन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने लिया तो उस सारे टेस्ट रिजल्ट को ग्राफ पे प्लॉट किया गया, तो हमारे पास एनपीसी का ग्राफ बना, जिसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, जिसमें कि जो सिग्मा है, ध्यान दीजिएगा ये सिग्मा है, सिग्मा को हमने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने माना 100। जब हमने प्लॉट किया तो माना 100 और उसको डिनोट किया सिग्मा नॉट से या फिर म्यू से। और इधर की तरफ सारे पॉजिटिव सिग्मास थे और इधर की तरफ जितने भी थे सारे नेगेटिव सिग्मास थे। यानी कि यहाँ तक आते आते जो बच्चा है उसका जो इंटेलिजेंस है वो ना के बराबर है। और यहाँ पे इंटेलेक्चुअली बहुत ही ब्राइट चाइल्ड के बारे में हम बात करें, जिसके पास क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस सब कुछ बहुत ही ज्यादा है, हाई क्वांटिटी में है। और ये जो पीक हमें मिल रहा है, ये पीक मिल रहा है एवरेज लोगों की वजह से। जो एवरेज लोग हैं वो हमारे पास ये रहे, बाकी दोनों साइड पे जो परसेंटेज है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। और इसी तरीके से जो 0.5 है, यानी कि सिग्मा 3 से सिग्मा 4 माइनस सिग्मा 3 से माइनस सिग्मा 4 का जो एरिना है वो 0.5 का है। यानी कि वैसे लोग बहुत ही कम हैं, जो डल भी हैं बहुत ही कम है, और जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली ब्राइट है वो भी बहुत ही कम पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप कि 50% पॉपुलेशन जो हमारा ओरिजिन है उसके इस तरफ है, और 50% पॉपुलेशन जो है ओरिजिन के दूसरी तरफ है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 50% पॉपुलेशन बिल्कुल डिवाइड होती है, और जो 100 है हमारा वो हमारा मीन है, उसको हमने मीन मान लिया है ना। इन सारी चीजों का तो एक क्विक रिवीजन हो। अब हम चलते हैं हार्वर्ड गार्डनर की तरफ, जो एक अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, जो सिर्फ इसलिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी डेवलप की वो बहुत ही अच्छी थियरी थी। उन्होंने कोई नई थियरी नहीं दी, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कोई नई थियरी नहीं दी है। उन्होंने पुरानी थियरीज को ही बहुत अच्छे से स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, और कुछ एजम्पशन दिए जो इतने सटीक बैठे कि उन एजम्पशंस को काटने वाला कोई नहीं था। रैदर उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स मिले और इनके एजम्पशंस को एज इट इज मान लिया गया। जैसे इनका कहना है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो 8 भागों में बटा हुआ रहता है, तो वो उन 8 हिस्सों में जो वो बटा हुआ है, एक हिस्सा एक टाइप के इंटेलिजेंस को शो करता है। यानी कि 8 हिस्से हैं तो 8 टाइप की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई है। लेकिन ये जितने इंटेलिजेंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। तो किसी एक का काम दूसरे के काम को बाधित नहीं करता है, सभी अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं। सारे इंटेलिजेंसेस जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं। आप भी अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाइए डेलीवाइट्स के साथ। सीटेट के जितने मॉक पेपर हैं वो अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप। आर्गुमेंट्स क्या मिले हमें जो ये प्रूफ करते थे कि गार्डनर ने जो एजम्पशंस बताए थे वो बिल्कुल सही थे। सबसे पहला एक्सीडेंटल केस, मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें जिसके दिमाग में चोट लगी है वो लैंग्वेज वाले रीजन में लगी है, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज वाले रीजन में दिमाग को चोट लगी उसकी वजह से जो मैथमेटिकल एबिलिटी है वो इफेक्ट नहीं हुई है। तो ये बात प्रूफ कर रहा था कि जो उन्होंने कहा कि 8 हिस्से हैं और 8 इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंस का प्रूफ दे रहा था ये एक्सीडेंटल केसेस। फिर हमने कहा सेवांट सिंड्रोम और स्टूबिट सेवांट। देखिए दोनों सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यानी कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक मनुष्य जो है किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे फील्ड में वो बिल्कुल ही मेंटली रिटार्डेड हो सकता है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जो कि पढ़ नहीं पाता है, डिसलेक्सिक चाइल्ड है मान लेते हैं, या फिर ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है। लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड ये हो सकता है बहुत अच्छा पेंटर हो, वो काम नहीं कर पा रहा है लेकिन पेंटर बहुत अच्छा हो सकता है। वो डिसलेक्सिक चाइल्ड है, वो समझ नहीं पा रहा है शब्दों को, लेकिन वो म्यूजिक बहुत अच्छा कंपोज कर सकता, या वो म्यूजिक बहुत अच्छा कंपोज कर रहा है, या फिर वो खिलौने बहुत अच्छा बना रहा है। तो किसी एक फील्ड में वो बहुत ही सवांट है, उसी को हम कहते हैं सवांट सिंड्रोम या स्टूपिड सवांट। तो ये सारी चीजें जो मिली हमें, वो आर्ग्यूमेंट्स जो थे उनके फेवर में मिले, एजम्पशंस के फेवर में मिले, इसीलिए हमने मान लिया एज इट इज कि जो उन्होंने कहा, गार्डनर ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। जो 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है वो कुछ इस प्रकार है: वर्बल लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिक्स, म्यूजिकल, स्पेटियल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक, interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence and naturalistic. Naturalistic is spatial, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, म्यूजिकल, इन सब की बात हम अभी देखते हैं, डिटेल में करते हैं कि कैसे ये सारे जो हैं वो बताते हैं हमें कि आगे आने वाला जो फ्यूचर प्रोबेबल हो सकता है किसी एक लर्नर का, वो क्या हो सकता है। शुरू करते हैं वर्बल लिंग्विस्टिक से। जो ये इंटेलिजेंस है वो ज्यादातर लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो जब लैंग्वेज की किसी भी फील्ड में ये बच्चे जाएंगे जिनके पास वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, तो ये रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, नरेटिंग, इन सब में बहुत अच्छे होंगे। तो इनके लिए प्रोबेबल फील्ड क्या हो सकता है? एडिटर, पोएट, लिरिसिस्ट, ओरेटर, इन सब का हो सकता है। तो कुछ हमारे पास बहुत अच्छे पोएट एंड पोएटेस हैं जो इंडिया ने देखे हैं: अमृता प्रीतम, हरिवंश राय बच्चन, सरोजनी नायडू, गुलजार साहब। ये सारे के सारे दे ऑल आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट एंड पोएटेस विच इंडिया एवर हैव। सरोजनी नायडू, इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को यूएन में जाकर के, तो ये अपने आप में उस वक्त के लिए बहुत गर्व की बात थी। तो इनमें हम कह सकते हैं कि वर्बल लिंग्विस्टिक जो है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप किया हुआ है। नेक्स्ट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। लॉजिकल फील्ड में जहाँ पे लॉजिक लगाना है वहां पे ये सबसे ज्यादा काम आता है। तो अब देखो यहाँ पे जो बात हम कर रहे हैं कि लॉजिकल मैथमेटिक्स में लॉजिक आ रहा है, तो उसमें साइंटिस्ट आ सकते हैं, मैथमेटिशियंस आ सकते हैं, इंजीनियर्स आ सकते हैं, अकाउंटेंट आ सकते हैं। ये जो इमेज है ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ पे कौन है ये हम सभी जानते हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं ये। तो इनको हम कह सकते हैं कि इनका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो था वो बहुत ही ज्यादा था, बहुत बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट इज म्यूजिकल, कि ये जो लोग ऐसे होते हैं उनका म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत ही शार्प होता है। ये म्यूजिक कंपोज करने में बहुत आगे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, म्यूजिक कंपोज करने की बात हो रही है यहाँ पे, गाना गाने की बात नहीं हो रही है, या फिर गाना लिखने की बात नहीं हो रही है, गाना कंपोज करने की बात हो रही है, कुछ नया देने की बात हो रही है। जो ये व्यक्ति आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये हमारे ए आर रहमान, जिन्होंने की इतना अवार्ड भी जीता है और ऑस्कर्स में भी नॉमिनेट हुए ये। सो वी कैन सी दैट कि इनकी जो ट्यून है, जो इन्होंने कंपोज किया है, वो सिर्फ इनकी है, वो इनकी अपनी उपज है। जय हो जो गाना जिसके लिए इनको ऑस्कर मिला था, वो तो दैट इज द रीजन कि उनके पास वर्ड्स हैं, उन्होंने उसको एक श्रृंखला में लगाया है इस तरीके से कि सुर की ताल पे वो चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनकी इंटेलिजेंस दर्शाती है। जो टाइलर स्विफ्ट है वो 11 टाइम्स ग्रैमी विनर लेडी है। उनके अलावा अभी तक वर्ल्ड में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो अपना गाना लिखता हो, गाता हो, साथ में डायरेक्ट करने में भी हेल्प करता हो, प्रोड्यूस भी करता हो और वो कंपोज भी करता हो। वो इतनी सारी चीजें एक साथ करती हैं। तो शी इज वन ऑफ अ लेडी, शी इज वन ऑफ अ काइंड। तो वो उनके पास जो इंटेलिजेंस है, जो संगीतमय इंटेलिजेंस है, संगीत में बुद्धिमत्ता है, वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा फ्लरिश्ड है। नेक्स्ट इज देशिक योग्यता, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं स्पेटियल अरेंजमेंट की। अपने दिमाग में ही ये स्पेस क्रिएट हो जाना कि यहाँ पे कैसे चीजें होंगी, दिमाग में चीजें फॉर्मुलेट हो जा रही हैं पहले ही। जैसे कि पेंटर्स होते हैं, पेंटर के दिमाग में सादे कागज को देख करके, उस टुकड़े को देख करके दिमाग में आ जाता है कि यहाँ पे वो क्या चीजें कर सकते हैं। जिसमें जो 3D आर्टिस्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा इस प्रतिभा के धनी होते हैं। जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो स्टीरियो केमिस्ट होते हैं,
वो लोग इस 3D स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और इन सारी चीजों को डेवलप करते हैं। उनके दिमाग में पहले से फॉर्मेशन हो जाती है कि उन्हें कैसे बनाना है। तो ये स्ट्रीट आर्ट जो हम देखते हैं बहुत सारा, कई बार हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत वायरल होता है ऐसे इमेजेस अगर होती है तो ये देखिए किस तरीके से इमेजिनेशन है उस जिसने भी इसको ड्रॉ किया है, उसकी इमेजिनेशन है कि ये पूरा रोड जो ये 2D स्ट्रक्चर है उसको हमने 3D और 4D में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे लाइटिंग रखनी है, कैसे क्या करना है। तो ये पहले उनके दिमाग में बनता है, उसके बाद ये इस तरीके से उतारा जाता है। तो ये उनका जो इंटेलिजेंस है वो स्पेशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। नेक्स्ट इज बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। हम सब ने डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा, एक मूवी है मार्वल सीरीज की डॉक्टर स्ट्रेंज, वो बहुत ही अच्छी, बहुत रिफाइंड मूवी है। वहां पे जो सर्जन रहते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे सर्जन होते हैं। तो वो सर्जन क्यों होते हैं? क्योंकि उनका हैंड एंड माइंड का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही अच्छा है। जो बॉडीली काइनेस्थेटिक है ना, वो उसका मतलब ही होता है कि बॉडी के मूवमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाना। जैसे कि हैंड राइटिंग, जिम्नास्ट्स होते हैं, स्विमर्स हैं, योगा टीचर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, डांसर, पॉटर, पायलट, ड्राइवर, मैक्सिमम फील्ड जितनी भी है वो सारी की सारी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आती है, जहाँ पे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करना है। तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज में हम देख भी रहे होते हैं उसमें दिखा रहा होता है कि जब वो अपने हाथ को देखते हैं, उनका हाथ जब कांप रहा होता है तब वो बहुत डरते हैं, बिकॉज उनको पता रहता है कि अब वो आगे कोई भी सर्जरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बॉडी और बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है अब वो उनका हिल गया, उनको पता है कैसे करना है, लेकिन जो कंट्रोल है अपने हाथ का वो नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे एज अ पर्सन हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड अदर पर्सन, सामने वाले पर्सन को आप कितने अच्छे से समझ सकते हो, उनके बारे में समझ सकते हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों का समझना, पेरेंट्स और टीचर के बीच में बातचीत होना, या सेल्स पर्सन का किसी को बताना। जो शॉप पे आपसे या मॉल्स में आप जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि यस सर, यस मैम करके आपको चीजें बताते होंगे, चीजों के बेनिफिट बताते होंगे और आप इम्प्रेस होके कभी ना कभी किसी चीज को आपने खरीदा है, राइट। तो वो जो पर्सन है जिसने आपकी हाव भाव को स्टडी किया है और उसके बाद उसी हिसाब से उसने अपनी बातें ऐसी की हैं कि आपने नई चीजें खरीदी, अगर आपको जरूरत नहीं भी थी तो उसने आपको इस तरीके से बातों में उलझाया है कि आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो मेरे पास नहीं है, इसका मतलब मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। आपने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया है। तो दैट पर्सन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो खुद को अच्छी तरह जानते हैं, जो लोग अपनी ताकत के बारे में जानते हैं, अपनी कमजोरी के बारे में जानते हैं, अपनी क्षमता के बारे में जानते हैं, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में जानते हैं, खुद के बारे में बहुत अच्छी समझ रखना, दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। एंड लास्ट इज प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्ट। तो जो ये पर्यावरण, मौसम, जलवायु, पौधे, जानवर, इन सब के बारे में, प्रकृति के बारे में जो समझ रखते हैं वो कहलाते हैं प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्ट। जैसे कि बियर ग्रिल्स के बारे में हमने देख रखा है, बियर ग्रिल्स जो है हमारे, वो मैन वर्सेस वाइल्ड के वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, जो उनको पता है कि उनको कहाँ पे कौन सी चीज निकालनी है, क्योंकि उनका ध्यान है उसकी तरफ। बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं वो नेचुरलिस्ट फील्ड में आते हैं। कहीं ना कहीं जो पर्सन है, जो बच्चा है, उसको नेचर से, लाइफ में, लाइफ साइकिल्स में बहुत ही इंटरेस्ट है, नेचर में बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए वो बायो जैसा सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं, राइट। जो फार्मर्स हैं, जो पुराने किसान होते हैं, वो भी प्रकृति को देखते हैं और वो पता कर पाते हैं तुरंत से ही कि बारिश होगी या ठंड होगी या ठंड बढ़ने वाली है, और वो एक बार देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि 2 दिन के अंदर ही बारिश होने वाली है, क्योंकि प्रकृति से उनका जुड़ाव ही कुछ इस तरीके का है कि वो अपने आप उस चीज को देख पाते हैं, समझ पाते हैं और समझा भी पाते हैं। एंड लास्ट इज एग्जिस्टेंशियलिस्ट। इन्होंने, गार्डनर ने अभी ये थियरी प्रपोज कर रखी है कि वो जो लाइफ की मीनिंग सर्च कर रहे हैं, लाइफ एंड डेथ क्या है, कैसे है, हम क्यों आए हैं, मतलब उनके जो गोल्स हैं वो बहुत ही हायर गोल्स हैं। लाइक बुद्धा, लाइक एनी फिलोसफर, कोई स्वामी, संत, महात्मा है, लामाज हैं,
मंक्स हैं, उन सब की भी बात है जो कि प्रपोज्ड है। ये भी एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस होता है, जो अस्तित्ववादी हैं, जो ये समझने की कोशिश में लगे रहते हैं जीवन मृत्यु क्या है, किस तरीके से है, कैसे काम कर रहा है। दिस इज द प्रपोज थियोरी। तो ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि गार्डनर ने कितनी थियरीज दी थी। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गार्डनर ने 7 टाइप की इंटेलिजेंस पहले दी थी, बाद में उन्होंने नेचुरलिस्ट एक ऐड की है कुछ टाइम बाद, और लास्ट में उन्होंने प्रपोज किया है एग्जिस्टेंशियलिस्ट के बारे में। प्रपोज्ड है तो टोटली 8 टाइप दिए हुए हैं, एक प्रपोज्ड है, तो 9 हो गए। तो जब ये प्रपोजल जो है उनका एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये 9 हो जाएंगी, पर अभी के लिए हम 8 रखेंगे कि 8 जो है 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी उन्होंने, गार्डनर ने 8 प्रकार की बताई थी। कुछ इम्प्लीकेशंस हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बहुत अच्छे से बात की है कि हर बच्चा अपने अपने इंटेलिजेंस के अनुसार अपना अपना फील्ड चुन सकता है। तो जो टीचर है उसको वो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बच्चे का कौन सा इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा डेवलप किया हुआ है, किस पे उसको एम्फेसिस देने की जरूरत है, जहां पे वो अपना करियर बिल्ड कर सकता है। इन्होंने डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की बात की, जैसे कि मल्टीपल वेज ऑफ लेसन प्लान, एक्टिविटी, ग्रुप वर्क्स, ये सारी चीजें, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ चेंज रहेगा, तो बच्चे की हर एक टाइप के इंटेलिजेंसेस जो है वो इंक्लूड हो पाएंगे। राइट सिर्फ एक बॉडीली काइनेस्थेटिक को दे करके हम ये नहीं समझ सकते कि बच्चा तो सब तरफ से इंटेलिजेंट हो गया है। नहीं, उसका हमने काम, ग्रुप वर्क दिया, एक्टिविटी दी, हर बार ग्रुप चेंज किया, तो उनका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंटेलिजेंस है वो इंक्रीज करना शुरू हो गया है। लास्ट इज, इन्होंने जिस तरीके से अपनी थियरी प्रपोज की है वो हमें मजबूर करती है कि जो हम असेसमेंट करें वो मल्टीपल वेज से करें, मल्टीपल मोड्स में करें, क्योंकि आप अलग अलग एक्टिविटीज दोगे, अलग अलग टाइप के लेसन प्लान्स बनाओगे, ग्रुप वर्क दोगे, तो जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट का टाइप अपने आप डिफरेंट हो जाएगा। कभी वो समेटिव असेसमेंट होगा, कभी फॉर्मेटिव होगा, तो बहुत सारे टाइप का असेसमेंट भी होगा, अलग अलग तरीके का असेसमेंट होगा, इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होंगे, मोटिवेशन टाइप का अलग होगा, बहुत सारी चीजें अलग होंगी। और जब ये सारी चीजें अलग होंगी दैट मीन्स कि अपने आप एम्फेसिस इंडिविजुअल डिफरेंस पे जाएगा। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।